नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे मुंबई की, बात ड्रग्स की, बात राजनीति की। 2 तारीख को आपको ध्यान होगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर एनसीबी के अधिकारियों ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कुछ लोगों को ड्रग्स पोजेशन यानी कि ड्रग्स थे उनके पास, इस बिना पर गिरफ्तार किया। आर्यन खान की आज भी जमानत नहीं हो पाई, लेकिन खेल जो थिएटर है वो अदालत से हटकर राजनीतिक दंगल में तब्दील हो चुका है। कल मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एक बेहुदा मजाक बनती जा रही है क्या एनसीबी की जांच, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह जांच। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है। नशा हमारे युवाओं की नसों में पैर पसारता जा रहा है। समाज के लिए यह खतरे की घंटी है, इसे रोकना है। यह जिम्मेदारी हमारी व्यवस्था की है, हमारी सरकारों की, हमारी संस्थाओं की। लेकिन यहां अलग अलग अंग वो ही आपस में भिड़े हुए हैं। मैं व्यवस्था के अंगों की बात कर रहा हूं। एक तरफ है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मोर्चा खोल रखा है नवाब मलिक ने। एक के बाद एक आरोप दाग रहे हैं नवाब मलिक समीर वानखड़े पर, जो एक केंद्रीय संस्था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं, जिनकी अगुवाई में यह गिरफ्तारियां की गई। और आरोप भी छोटे मोटे नहीं, उगाही के आरोप। जिस शख्स को, जो गवाह था, जिसे पंच बनाया गया, वो बाकायदा एक चिट्ठी जारी करता है और कहता है कि 8 करोड़ रुपए की उगाही कर रहे थे समीर वानखड़े। दरअसल कहा गया कि 25 करोड़ का बम रख दिया है। प्रभाकर कह रहे हैं कि केपी गोसावी और एक सैम नाम के बंदे के बीच उन्होंने बातचीत सुनी कि 25 करोड़ का बम है, 18 में बात निपटा देते हैं, 8 करोड़ समीर वानखड़े को देने हैं। इस बात को जारी नवाब मलिक करते हैं। उनके बर्थ सर्टिफिकेट पर सवाल उठा देते हैं, उसे फर्जी करार देते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट की बिना पर नौकरी कर रहे हैं समीर वानखड़े। और आज एक 4 पन्ने की चिट्ठी जारी की जाती है। एक अनाम एनसीबी अधिकारी ने तथाकथित रूप से यह चिट्ठी लिखी है। एनसीबी की बेईमानी के खिलाफ एक सच्चा देशभक्त। 26 आरोप लगाए गए हैं इसमें सिलसिलेवार तरीके से। अगस्त 2020 जब से समीर वानखड़े ने एनसीबी को ज्वाइन किया, तब से आरोपी की एक लंबी फेहरिस्त यहां पर जारी कर दी गई है। और इसमें वो अपने दामाद समीर खान का भी जिक्र करना नहीं भूलते हैं। 8 महीने जेल में रहकर अब जमानत पर है नवाब मलिक का दामाद समीर खान। ड्रग्स पोजेशन का ही मामला था। और इस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि केस नंबर 3/2021 में समीर खान को झूठे केस में अरेस्ट करके 200 किलो तंबाकू को गांजा दिखाकर गलत तरीके से केस बनाया गया और वित्तीय लेन देन का आरोप लगाकर एनडीपीएस की धारा 27A का दुरुपयोग किया गया। और फिर एक लंबी फेहरिस्त गिनवा दी जाती है। दावा किया जाता है इस चिट्ठी में कि दीपिका पादुकोण, करिश्मा, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, अर्जुन रामपाल पर भी जो केस दर्ज किए गए, दरअसल यह वसूली की मंशा थी। वसूली कर रहे थे समीर वानखड़े।
और इसी में एक और गंभीर आरोप लगाया गया कि जब पंचनामा किया गया तो बीजेपी के 2 कार्यकर्ता, एक का नाम तो आप जानते ही हैं, केपी गोसावी, और मनीष भानुशाली, उन्हें गवाह बनाया गया। यही तरीका है। इनका एक दोस्त है अयाज खान, वो वकील है, उसे गवाह भी बनाया जाता है। और फिर जिन लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अयाज खान को अपना वकील बना लो। और कहा गया कि जब यह गिरफ्तारी हुई 2 अक्टूबर को और इन्हें एनसीबी ऑफिस लाया गया, आरोपियों को, तो सारे पंचनामे एनसीबी के दफ्तर में बनाए गए और ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और अमीर फर्नीचर वाला को उसी रात दिल्ली से फोन आने पर छोड़ दिया गया। इस मामले में समीर वानखड़े की फोन कॉल डिटेल चेक की जा सकती है। अब बहुत गंभीर आरोप है। और कल भी जो आरोप लगे थे प्रभाकर सैल की, जो वीडियो सामने आई, परसों ये दरअसल आई थी, तो डीडीजी जो हैं एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने विजिलेंस इंक्वायरी की बात की थी। अब कल ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में ही 5 सदस्यीय एक टीम पूछताछ करेगी समीर वानखड़े से। और यह भद्दा मजाक मैंने क्यों शब्द इस्तेमाल किया? जो इस मामले की जांच कर रहा है, अगुवाई कर रहा है समीर वानखड़े की, अब उसी की एजेंसी जांच करेगी। जांच करने वाले की जांच हो रही है। तो दाल में कुछ काला लग रहा है क्या एनसीबी को? अगर दाल में कुछ काला है तो समीर वानखड़े को जांच की अगुवाई से हटाया क्यों नहीं जाता? और पलटकर कोई भी कुछ आरोप लगा दे। समीर वानखड़े की पत्नी क्रांति रेडकर आज सामने आई, उन्होंने कहा यह मनगढ़ंत आरोप हैं जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ कीजिए, 1000 करोड़ रुपए हमने कमा लिए। हम तो साधारण से लोग हैं, साधारण से घर में रहते हैं, वरना महल में रह रहे होते। पिता को भी घसीट कर लाया जा रहा है, कोई फर्जी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन है। यह विच हंटिंग हो रही है। तो अगर एक अफसर ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसे काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? आरोप लगते हैं तो आरोपों की सत्यता प्रमाणित कर ले, या कहे कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप हैं। एनसीबी सीधा क्यों नहीं कहती वी आर विद आवर ऑफिसर, ही इज अ केपेबल ऑफिसर, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। यहां पर राकेश अस्थाना और न जाने क्या क्या नाम भी इस चिट्ठी में डाल दिए गए हैं। और यह चिट्ठी की भी एक खास बात है। यह चिट्ठी इस अनाम एनसीबी अधिकारी ने नवाब मलिक को लिखी है। भाई नवाब मलिक एनसीबी के डीजी हैं क्या कि इनको चिट्ठी लिखी जा रही है? फिर उद्धव ठाकरे, दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री हैं, संजय पांडे पुलिस महानिदेशक, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी, इनको भी यह चिट्ठी लिख दी है। अगर अगस्त 2020 से समीर वानखड़े उगाही कर रहे थे, जानबूझकर सेलिब्रिटीज को फंसा रहे थे, नाम कमाना चाहते थे और साथ ही साथ उगाही के जरिए पैसा कमाना चाहते थे, तो आज यह चिट्ठी सामने क्यों आती है? और यह चिट्ठी नवाब मलिक को क्यों लिखी जाती है? यह हमारी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल है। और बड़ा सवाल, नशा जो हमारी नसों में घुसाया जा रहा है, उसे रोकने के लिए पूरा देश, हमारी पूरी व्यवस्था एक साथ खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, या राजनीति हावी हो जाएगी, उगाही के खेल की बात होने लगेगी? मूल मुद्दे को क्या हम भूल जाएंगे? इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं आज। लेकिन पहले सुनिए नवाब मलिक एक और तीर जो दागा है और पलटवार क्या किया समीर वानखड़े की बीवी ने। सुनिए। कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है
जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था उनकी बहन के ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे से, लेकिन वे मालदीव गए थे, मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीजें सामने आएगी। समीर वानखेड़े कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से मिलने ऑल द वे मालदीव्स क्यों जाएंगे, वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके? अरे उनको डील ही करना है तो कैसे भी डील कोई भी कर सकता है, कैसे भी किसी से पैसे एक्सटॉर्ट कर सकता है। उनको मालदीव जाने की क्या जरूरत है? वो बाकायदा परमिशन लेके गए थे, वो मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ गए थे और उधर कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं था और कोई ये प्रूव करा के दिखा दे कि उधर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी था। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, एनसीबी की जांच बन गई मजाक, मजाक ही नहीं भद्दा मजाक। और दम मारो दम, राजनीति करेंगे हम। ड्रग्स से निजात दिलाना हमारे राजनेताओं की प्राथमिकता कतई नहीं लगती है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अली दारूवाला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, एनसीपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव, योगेश सक्सेना जाने माने वकील हैं और महारत हासिल है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो केस दर्ज होते हैं, और इसके अलावा बेहद ही खास मेहमान, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्रीज हैड, यशोवर्धन आजाद। और यशोवर्धन आजाद, मैं इस जांच को अब भद्दा मजाक कह रहा हूं, आप बुरा मान सकते हैं इस बात को लेकर, लेकिन क्या यही संदेश, यही संकेत आम आदमी के पास नहीं जा रहे हैं कि कहां जांच जो कर रहा है अब उसकी भी जांच होगी? उधर सरकार एक केंद्रीय संस्था के अधिकारी पर आरोप दागे जा रही है। मतलब यह मजाक नहीं तो क्या है यशोवर्धन आजाद? देखिए, इस विषय के दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि जांच में कई गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं सिर्फ जांच के विवेचना के बारे में बात कर रहा हूं। पहले तो जो इन्होंने विवेचना की है वो लैपटॉप ये सीज करते हैं 20 दिन के बाद। नंबर 2, उन्होंने ऐसे विटनेसेस को यूज किया, गवाहों को, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे शक हो रहा है और जो कोर्ट में भी ये मुद्दा उठाया गया है। नंबर 3, जो जब इन्होंने जांच की थी, इन्हें पूरे जहाज को रोकना चाहिए था, क्योंकि उसमें से काफी ऐसे सबूत मिलते। आखिरकार 19 लोग गिरफ्तार हुए थे। सो काफी ऐसी चीजें हैं जो कि इसको इंगित करती हैं कि जांच जो है बहुत ही इससे बेहतर तरीके से किया जा सकता था। जहां तक वानखेड़े के खिलाफ जितने आरोपों का सवाल है, सबसे पहले मैं नवाब मलिक ऐसे जिम्मेवार मंत्री से ये मैं अपेक्षा नहीं करता हूं कि इस तरह की एक टायरेट चलाएं किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के खिलाफ। वो अपनी बात जरूर कह सकते हैं कि उनके नहीं, अकेले वो टायरेट नहीं चला रहे हैं यशोवर्धन आजाद। पूरी महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग वो समर्थन में खड़े हैं कि जो नवाब मलिक कह रहे हैं वो ठीक है। सही बात है, और ऐसा ही होता भी है। हर चीज को एक राजनीतिक फुटबॉल बना दिया जाता है, ये सही नहीं है। मेरा ये कहना है, आज आप देखिए कोर्ट में, जबकि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मुद्दई ने जो अटॉर्नी जनरल पुराने हैं उन्होंने खुद कहा कि हमें इस एक्सटॉर्शन केस और इससे कोई मतलब नहीं है। जब वो मुद्दई कह रहा है कि हमें इस चीज से मतलब नहीं है, आप कैसे इसको एस्टैब्लिश करेंगे? और इस बेसिस पे आप कैसे किसी आदमी की क्षमता और इस क्षमता पे ये टिप्पणी करेंगे? और इसलिए अगर जरा सी बू मिलती है कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है तो उन्हें निकालना सही है, नहीं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं उन्हें निकालना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन चलते रहना चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं आपको संदीप जी, कि इस जांच विवेचना में कुछ ऐसी एड़ी टेढ़ी बात नहीं है। सिर्फ एक बात है कि कोर्ट ये पूछेगी एनसीबी से, हमें ये बताइए क्या आपने जिस विषय पे रिमांड लिया था कि ब्रेक थ्रू होने वाला है कि नहीं, कॉन्शियस पोजेसर क्या एक बल्क परचेजर की हैसियत में उभर कर सामने आया है कि नहीं, सबूत के आधार पर, और उसके आधार पर उन्हें बेल मिलेगी या नहीं तो जेल फिर से। नहीं, आरोपों में कुछ तो दम होगा। आज 24 दिन हो गए हैं इस गिरफ्तारी को, अब न्यायिक हिरासत में हैं आर्यन खान और बाकी लोग। एक को आज जमानत मिली, अभी तक जमानत कोर्ट ने भी नहीं दी, तो आरोप तो गंभीर हैं, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता।
आरोप जो गंभीर हैं वो सिर्फ एक हैं कि वो कॉन्शियस पोजेसर थे। आर्यन के खिलाफ सबसे बड़े जो आरोप हैं वो ये हैं कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस की हैसियत से एक क्रूज शिप पे जा रहे थे, एक दोस्त के साथ जा रहे थे और उस दोस्त के पास से वो मिला और कोर्ट ने ये तय किया, माना इस बात को कि इसलिए वो भी अवगत थे इससे कि उनके पास ये सामग्री पर है। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम अब पूछताछ करेगी जांच करने वाले समीर वानखेड़े से। जांच करने वाले की उसी की एजेंसी अब जांच करने वाली है। तो ये संदेश क्या जाता है? अगर आप जांच कर रहे हैं तो हटाइए उनको, या कहिए कि नहीं हमारा तो बिल्कुल ईमानदार अफसर है, हमें पूरा भरोसा है। सही बात है कि कल चूंकि प्रेशर में उन्होंने आके ये कहा था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी अगर हो तो कोई हर्ज नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की वजह से किसी को वहां से निकालने की भी आवश्यकता नहीं। 5 सदस्यीय टीम जाना क्या सामान्य बात कहते हैं यशोवर्धन आजाद साहब? और नहीं है, अगुवाई एक अच्छी करेंगे बात। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस टीम की। नहीं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिलिमिनरी ये जांच है और प्रिलिमिनरी जांच पे अगर आपको प्राइमा फेसी कुछ एस्टैब्लिश होता है तो उसके आधार पे कार्रवाई की जा सकती है। अदरवाइज द इन्वेस्टिगेशन कैन गो ऑन, देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं, इसमें जो पंच बनाए गए हैं, अब एक और मामला यह आ जाता है कि जिसको पंच बनाया गया यशोवर्धन आजाद, एक तो केपी गोसावी, उसका आज तक मालूम ही नहीं कि है कहां। और ऐसा आदमी एनसीबी के दफ्तर में दिखाई देता है 2018 में, फर्जीवाड़ा, झूठा झांसा देकर नौकरी दिलाने का, पैसे ऐंठने के जिस पर गंभीर आरोप हों, वो एनसीबी के दफ्तर में बैठा दिखाई देता है, उसे पंच बनाया जाता है। और दूसरा पंच जिसे बनाया गया प्रभाकर सैल को, वो कहता है कि मैंने तो उगाही की बातें सुनी है। ये अपने तरफ से जितने भी स्टेटमेंट दें, ये मैंने पहले ही कहा कि क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस के बारे में ये सवाल पहले भी उठ चुका है कोर्ट में और मेरे ख्याल से आज भी उठा था और इस पे कोर्ट अपना निर्णय देगी। देखिए, ये गलत है, इस तरह के विटनेस को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे विटनेसेस को लेने से क्या केस की जो ट्रूथनेस है वो क्या खत्म हो जाता है? ये बात नहीं है। और इसलिए नहीं, केस की सच्चाई में तो योगेश सक्सेना, क्या किसी की दिलचस्पी भी रह गई है, या ये एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है? धाए धाए एक दूसरे पर आरोपों की बौछार हो रही है। देखिए, इसके अंदर शुरू से थोड़ी सी गलती हुई है कि जो एनसीबी ने जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया उस टाइम क्या रिकवरी हुई। अगर हम एनडीपीएस एक्ट में देखते हैं तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को कर रखा है कि स्मॉल क्वांटिटी, लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। जो एक्यूज से तो कुछ मिला नहीं, उसके अगर फ्रेंड से कुछ मिला तो वो क्या क्वांटिटी उससे मिली और उसको उन्होंने किस तरह से दूसरी कैटेगरी में लेकर के गए। अगर हम 4 फ्रेंड हैं, अगर एक फ्रेंड अगर कोई स्पोक भी कर रहा है तो अगर दूसरे फ्रेंड ने उससे बोला कि तू अरेंज करके दे दे, तो वो प्रोक्योरमेंट और फाइनेंसिंग का वो चार्ज कैसे लगा दिया उन्होंने एनसीबी ने? इंटरनेशनल सिंडिकेट की भी बात हो रही है, यहां तो बात हो गई इंटरनेशनल सिंडिकेट की। नहीं, सिंडिकेट की बात कैसे करेंगे? नहीं, इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात कैसे कर सकते हैं वो? उन्होंने सेक्शन इस तरह के लगाए, जानबूझ करके लगाए, जिससे कि उनका रिमांड मिल सके। रिमांड अगर सेक्शन सीरियस नहीं लगाएंगे तो कोर्ट उनको रिमांड नहीं देता। सेक्शन सीरियस लगा दिया, फाइनेंसिंग की बात लेकर आ गए और साथ में ये लेकर आ गए कि इंटरनेशनल सिंडिकेट से कोई बातचीत हो रही है, तो उससे क्या सेक्शन तो लगा दी ना, बट व्हाट इज द मटेरियल बिफोर द एनसीबी? एनसीबी के पास कोई मटेरियल तो है नहीं। एक और अहम बात, जो ये अनाम एनसीबी अधिकारी हैं योगेश बाबू, होगा। एक सेकंड सर, ये जो अनाम एनसीबी अधिकारी हैं जो ये चिट्ठी लिखी है, अब चिट्ठी लिखी है नवाब मलिक को, ये भी अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सारे पंचनामे एनसीबी के ऑफिस में बैठकर बनाए गए। क्या ये सामान्य प्रक्रिया होती है? पंचनामा एनसीबी के दफ्तर में होगा? ये पंचनामा तो वैसे तो स्पॉट पे ही बनना चाहिए। एग्जैक्टली। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर पंचनामा स्पॉट से हट करके दूसरी जगह बन सकता है, बट यहाँ पे वो सर्कमस्टांसेस पता नहीं एनसीबी ने एक्सप्लेन करे नहीं करे हैं, अदरवाइज तो पंचनामा स्पॉट पे बनना चाहिए। नहीं, प्रभाकर साल तो ये कहते हैं ना कि एनसीबी के दफ्तर में मुझे बुलाया और 10 ब्लैंक पन्ने दे दिए, नाम लिख दो, हस्ताक्षर कर दो। वो तो इट कैन बी आफ्टर थॉट आल्सो, देयर कुड बी सो मेनी रीजंस। उनके कहने के बारे में उन्होंने इतने दिन चुपचाप क्यों रहे?
वो तो उसके पीछे तो बहुत सारी चीजें हो सकती नहीं, इसमें एक और चीज मैं आपसे, देखिए, ताकि दर्शकों को पूरी बात समझ में आए, योगेश बाबू एक चीज समझाइए, आपसे बड़ा एक्सपर्ट यहां दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट को लेकर नहीं है। जो एनडीपीएस एक्ट है वो क्या कहती है, क्या मैंडेट देती है एनसीबी को कि वो इंटरस्टेट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पर नजर डाले। यहां पर ये छोटी मोटी क्वांटिटी है, 26 जो केसेस का जिक्र है, इन सब में छोटी मोटी क्वांटिटी वाले जब्ती दिखाकर और लोगों को जेल में डाला गया है। एनसीबी का मेन काम क्या है? 25,000 किलो हेरोइन अगर एक बंदरगाह पर पकड़ी जाती है जून में, सितंबर में 3,000 किलो पकड़ी जाती है, वहां हमें कुछ नहीं पता लगता। यहां 5-7 ग्राम पर खेल चल रहा है। ये गलत चल रहा है ना। सेक्शन 4 के अंदर जब एनसीबी को क्रिएट किया तो उनका मेन जो पर्पज ये था कि जो इंटरनेशनल नार्को टेररिज्म है उसको लेकर के कंट्रोल करेंगे। अब ये पता नहीं अपना जो मेन पर्पज है जिसके लिए इसको क्रिएट किया है वो एनसीबी भूल चुकी है। स्मॉल जो स्मॉल हैं, जो कि कंजम्पशन वाले मैटर है, उनके पीछे पड़े हुए हैं। जो सिंडिकेट को तो किसी को क्रैक ही नहीं कर रहे हैं। यशोवर्धन आजाद साहब, और पुलिस के अंदर हर स्टेट में जो पुलिस है वहां नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है ना, या छोटी मोटी जब्ती के लिए पुलिस अपना काम करती है ना। हर दिन 50-100 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है इस मामले में अलग अलग जगहों पर। यह काम एनसीबी करने लग गई। मैंडेट तो एनसीबी की असल में बड़ी मछली, बड़े कार्गो, बड़े ट्रांजैक्शंस को ट्रैक और पकड़ना है ना। देखिए, एनसीबी का रोल अवश्य ये था कि वो बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स और बड़े बड़े इनके पास जाए, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि अगर उन्हें ऐसे प्रकरण भी मिलते हैं 6 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम के, तो ये भी छोड़ते तो नहीं है, वो पकड़ने नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। वो रिया चक्रवर्ती में भी यही हुआ ना। 70,000 पन्नों की कभी चार्जशीट सुनी है आपने माइनर पोजेशन के लिए? 70,000 पन्ने, और सप्लीमेंट्री भी आने वाली है अभी। देखिए, एक चीज मैं और समझा दूं, एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि एनसीबी के पास शायद वो कैपेसिटी और वेयर विद ऑल भी नहीं है। आज जो इस तरह के ड्रग परचेजेस हो रहे हैं वो डार्क वेब नेट पे हो रहे हैं, जो ओवरलेड नेट कहते हैं, और उसको कुछ खास लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, पेमेंट जो होती है वो क्रिप्टो करेंसी में होती है। इसलिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स और इनको तोड़ना, इसमें कोई शक नहीं है। 25,000 किलो, फिर 3,000 किलो, उसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं। अजीब लगता है यशोवर्धन जी। ये क्या कह रहे हैं? 25,000 किलो की जब्ती जून में, 3,000 किलो की सितंबर में ड्रग्स की, उसके बारे में चर्चा नहीं है। वही तो बर्बाद करेगी हमारी युवा नस्लों को। नहीं, बिल्कुल सही है। मुंद्रा पोर्ट पे जो 3 टन पकड़ी गई है हीरोइन, उसके बारे में तत्काल गवर्नमेंट को, एनसीबी को सामने आना चाहिए और प्रोग्रेस बताना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, इसमें कोई शक नहीं। असल मुद्दा कहीं गौण हो रहा है। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, मुझे एक चीज बताइए, ये आज चिट्ठी लेकर आ जाते हैं नवाब मलिक। मुझे एक चीज समझाइए, नवाब मलिक को एनसीबी का कोई अधिकारी, एक विसल ब्लोअर आप इसे मान लीजिए अगर है, तो वो नवाब मलिक को चिट्ठी क्यों लिखेगा? और अगर गफलत, गड़बड़ी, उगाही चल रही थी, अगस्त से है ना समीर वानखेड़े 2020 से एनसीबी में, तो ये डीडीजी या डीजी एनसीबी को क्यों नहीं लिखी गई है चिट्ठी? समीर वानखेड़े साहब ने एक ऐसा आतंक का साम्राज्य पैदा कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर, कि लोगों को यह लगता था कि अगर इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज कोई सुनेगा नहीं और हमें दबा दिया जाएगा। आज नवाब मलिक साहब एक आइकॉन बने हैं इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले। आप देखिए, जिस दिन से उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की है, आज तक उन्होंने कोई भी बात बगैर तथ्यों के सामने नहीं रखी है। देश के हर बात के पीछे एक तथ्य है और तथ्य के पीछे एक सच्चाई है। लोगों को अब यह पहली बार विश्वास हुआ है कि समीर वानखेड़े जैसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज भी उठाई जा सकती है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। अभी तो यह खाली शुरुआत है, अभी और भी ऐसे तथ्य सामने आने वाले हैं। और जो आज अधिकारी अनाम आपको दिख रहा है, कल अगर उसको नाम आ गया उसका, तो तब क्या होगा? यह भी तो एक स्थिति बनेगी। नहीं, नवाब मलिक को ये चिट्ठी लिखते, देखिए ये संयोग है क्या ब्रजमोहन जी? एक मिनट, ये संयोग है। प्रभाकर सहल का वीडियो आता है, आरोप आते हैं 2 दिन पहले, वो तो भाई पंच था, वो तो 10 दिन 12 दिन पहले हो चुकी थी। 12 दिन वो चुप्पी साधे रहता है। यहां पर ये अधिकारी बिल्कुल चुप रहते हैं। अब
जब आरोप संदीप लगने भाई- लगते हैं तो ये चिट्ठी अवतरित हो जाती है। संदीप भाई, इसके पहले एक केस हो चुका, परमवीर साहब ने एक महीने बाद अपना खत लिखा था। तो ये इसको टाइमिंग से मत जोड़िए। बात यह है कि सच्चाई है कि नहीं उसमें। वो एक बात आदमी हकीकत के साथ कह रहा है कि नहीं, तथ्यों के साथ कह रहा है कि नहीं। वो कह रहा है कि 25 करोड़ की बात हुई है, 18 करोड़ पे जाके बात टूटी है, और ये इनका काम करने का तरीका था। ये समीर वानखेड़े लगाता था, समीर वानखेड़े से लगाया जाता था हाका, और उसके बाद शिकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता करते थे, जिनके चेहरे आप देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 6 लोगों को छोड़ दिया जाता है 2 घंटे के अंदर, और ये कह दिया जाता है कि इनके पास कुछ नहीं मिला। तो इस 2 घंटे में उन्होंने देखा क्या जान की? क्या 2 घंटे नवाब में मलिक मोबाइल का पर हाल, सर्च कर लिए? ब्रजमोहन श्रीवास्तव, वो एक मुहावरा है ना पुराना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो दामाद को गिरफ्तार कर लिया, 8 महीने जेल में रहा दामाद समीर खान, और इस चिट्ठी में बाकायदा इन 26 मामलों में विस्तार में जानकारी दी जाती है कि केस नंबर 3/2021 समीर खान को झूठे केस में अरेस्ट करके 1 सेकंड 200 किलो तंबाकू को गांजा दिखाकर गलत तरीके से केस बनाया गया। संदीप जी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नवाब मलिक साहब ने इस 8 महीने में कभी अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग नहीं किया। कोई एनसीबी का अधिकारी या कोई भी एजेंसी ये नहीं कह सकती है कि नवाब मलिक साहब ने कहीं कोई आवाज उठाई हो। उन्होंने पूरी तौर से कानून पर विश्वास किया, और आज उनके दामाद जो जेल से बाहर आए हैं वो हाईकोर्ट के ऑर्डर से आए, जिसपे सिद्ध हुआ है कि उनके पास तंबाकू नहीं थी, उनके पास कोई नशीला पदार्थ। अब वो कह रहे हैं फोन टैपिंग भी कर रहे थे समीर वानखेड़े। अरे भाई, मंत्री हैं, सरकार आपकी, एक चीज बताइए ना मुझे, सरकार आपकी, मंत्री है नवाब मलिक, और वो कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े फोन टैपिंग भी करा रहा है। आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप नहीं, ये आरोप शूट एंड स्कूट वाली बात हो गई ना, आरोप लगा दो। संदीप जी, ये सच्चाई एक तीर छोड़ दो हवा में। बताया, ये उनको पुलिस ने बताया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें तो तहकीकात करवाइए ना, जी, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव कीजिए। हो रही है, वो भी हो रहा है। नहीं, ये तो आरोप हो गए ना। क्या आपकी पुलिस इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकती? जांच करने के बाद लेकर आइए मामले को। जहां जांच होना चाहिए वहां जांच करी। संदीप, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपने भी बहुत अच्छी बात की कि हर पुलिस के पास अपनी खुद की एंटी नार्कोटिक सेल भी होती है। मुंबई में भी एंटी नार्कोटिक सेल है, जिसको कि एक डीसीपी चेयर करते हैं। डीसीपी उसकी जिम्मेदार है। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि पिछले 100 दिन में उन्होंने 150 करोड़ की नशीली पदार्थ पकड़े, जिसका नाम कोई नहीं जानता कि वो डीसीपी कौन है। लेकिन समीर वानखेड़े साहब ने 13 ग्राम पकड़ा, तो उनको पूरा देश जानता है। और सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है। आज जब वो दिल्ली में अपने ऑफिस पहुंचते हैं, एनसीबी के ऑफिस, तो वहां पे प्ले कार्ड लेकर वो जो नशीली पदार्थ के जो स्मगलर्स हैं और जो बड़ा तबका सोचता है कि वो नशे के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदार लड़ाई लड़ रहे हैं। नशे की लड़ाई, ये दम मारो दम तो खत्म हो गया। दम मारो दम की बात नहीं हो रही, राजनीति करेंगे हम हो रहा है। नशे के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार लड़ रही है। जब हम लोग सरकार में आए तो पता यह लगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब के 5 साल के कार्यकाल में एक भी ड्रग पेडलर नहीं पकड़ा गया था। ये हमारे लिए एक आश्चर्य की बात थी कि मुंबई जैसी जगह में एक भी 5 साल में कोई आदमी नहीं मिला। जब उसकी पूरी छानबीन हुई है, तब ये सारे तथ्य सामने आए। मेरे साथ फोन लाइन पर 1 मिनट नवाब मलिक जुड़ गए हैं, मंत्री हैं, और ये जो अब युद्ध चल रहा है महाराष्ट्र सरकार और एनसीबी के बीच, उसके मुख्य सूत्रधार हैं। नवाब मलिक साहब, एक के बाद एक आरोप, चिट्ठी आप दिखाते हैं। चिट्ठी आपको क्यों लिखेगा कोई एनसीबी का अधिकारी? वो अपने डीजी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? जब विजिल ब्लोअर कोई सामने आता है तो लोग खुल की चीजें सामने लाते हैं। मेरे पास अगर कोई जानकारी आती है तो मेरा काम है उनके जो मुखिया है उनके पास भेज देना। मैंने भेजा है, और अगर कोई खत आए और मैं ना उससे आगे बढ़ाऊं तो लोग कल सवाल पूछेंगे आपने खत क्यों नहीं, लोग ये भी सवाल पूछेंगे ना नवाब मलिक साहब कि आपको खत क्यों लिखा जा रहा है। सोनिया गांधी को भी एक प्रति सीसी की जा रही है, राहुल गांधी को भी की जा रही है। ये चीज तो डीजी को सबसे पहले पता लगनी चाहिए ना एनसीबी के। अब ऐसा है कि अंतर्गत अधिकारी अगर कुछ जानकारी आपको दे रहा है तो कोई भी जानकारी मिले, जो संबंधित अधिकारी है, डीजी जो है एनसीबी के, उनको हमने वो फॉरवर्ड कर दिया है। अब वो उन्होंने कहा है कि चीजों को गंभीरता से लेंगे, देखते हैं कितनी गंभीरता से लेते हैं। एक और गंभीर आरोप आपने लगाया है कि समीर वानखेड़े ने आपके फोन की टैपिंग की। आपकी पुलिस को इसका संज्ञान नहीं था, बस आपने आरोप लगा दिया। देखिए, ऐसा है
कि 2 व्यक्ति हैं जो इनके लिए इलीगल लोगों के फोन पूरी तरह से इंटरसेप्ट करते हैं, उसकी जानकारी है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसको लेके कुछ हम कंप्लेंट करेंगे नाम के साथ, और निश्चित रूप से जो लोग हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, किसके लिए कर रहे हैं, कौन कौन है, कौन किसके लिए किया गया, सारी चीजें सामने आई कि नहीं, आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं ना, सत्यता की जांच कराइए, जांच कराइए कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया समीर वानखड़े ने। वो दरअसल समीर दाऊद वानखड़े हैं। आप सिर्फ आरोप लगाकर ये किसी को बदनाम कर रहे हैं कि इतने आरोप लगा दो। अब जांच हो रही है, एक 5 सदस्यीय दल, उनकी जांच करने के लिए एक टीम आएगी कल मुंबई में। देखिए, ऐसा है, आरोप लगा देना, मैंने जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट रखा है वो सरकारी दस्तावेज है, उसको बाद में टेम्पर किया गया, ये भी सच्चाई है। दाऊद वानखेड़े साहब ने निकाह किया था, 2 बच्चे हैं, सभी मुसलमान थे। आफ्टर थर्ड उन्होंने जाति का दाखला निकाला, कोई गरीब दलित जो गांव में दिए के नीचे पड़ रहा था उसका जो अधिकार था उन्होंने छीना है। इसके लिए फोरम है, हम चीजों को सामने ला रहे हैं, उस फोरम पे इसकी कंप्लेंट होगी, जांच शुरू होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि फर्जीवाड़ा जो फर्जी दाखला है वो रद्द होगा और इनकी नौकरी जाएगी। हम पहले प्रभाकर सहल का भी वीडियो आ जाता है, फिर बीजेपी आरोप लगाती है कि आप लोगों ने दबाव बनाया, कुछ प्रलोभन भी दिया प्रभाकर सहल को। अब वो पंच बना हुआ व्यक्ति वो ये कह रहा है कि मेरे से तो ब्लैंक पन्नों पर साइन करा लिए और 25 करोड़ के बम रखने की बात थी। ये सब, ये कड़ियां क्या जुड़ती नहीं है कि ये यकायक क्यों हो रहा है? ये देखिए, पहले जब मैंने 6 तारीख को केपी गोसावी की वीडियो रिलीज की, मनीष भानुशाली की वीडियो रिलीज की, तो किस कैपेसिटी में ये सारे आर्यन खान को और सब लोगों को अधिकारी की तरह ये लोग बिहेव कर रहे थे। जब एक सेल्फी वायरल हुई तो हमने खोज शुरू की, तब ये 2 किरदार सामने आए। दूसरे दिन फिर हमने 9 तारीख को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उसका साला, जिसका नाम ऋषभ सचदेवा है, एक आमिर फर्नीचर वाला, गावा, ये 3 लोग अंदर तो गए। जब हमने सुबह में जो आरोपियों की लिस्ट है देखी तो उसमें इनका नाम ही नहीं था। फिर हमने वहां स्टिंगर जो कैमरामैन थे उनसे वीडियो सारी मंगाई, तो ये बाहर निकलते हुए वीडियो हमने सामने लाया। तो पहले अगर 8 से 10 आरोप लगाने के बजाय मेरा मूल सवाल यही है नवाब मलिक साहब, आप समझ लिए चौधरी साहब, आप तो सरकार में हैं, आप मंत्री हैं, आपके पास सरकारी तंत्र है, आप जांच कराते ना इन बातों की। आप तो सिर्फ हवा में आरोप छोड़ रहे हैं। कौन सा आरोप है? सारे वीडियो की हम तथ्य दे रहे हैं, सारी चीजें हम रख रहे हैं। जो फोरम है, जहां जहां चीजें हैं वहां पे शुरू होगा मामला। थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, सारा एक्सपोजर होगा। हजारों करोड़ की उगाही शहर में हुई, लोगों को नाजायज बचाया गया है। आज नहीं कल धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। उगाही कौन कर रहा था? अनिल देशमुख पर भी तो 100 करोड़ की उगाही के आरोप लगे, वो 1000 आपके करोड़ गृह का मंत्री खेल थे है ना। नहीं, 1000 करोड़ का खेल हुआ है। एक फिल्म वालों से 8-10 करोड़ रुपए लिए गए। एक FIR खुला है जिसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। चार्ट के आधार पे 30 फिल्म वालों को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्यों कैमरे लगाए गए? डर पैदा करना। और बड़े पैमाने पे शहर में लोग घूम घूम के उगाही कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे चीजें सामने आएगी। आप, आखिरी सवाल, क्या आप निजी खुंदक निकाल रहे हैं, रंजिश निकाल रहे हैं कि आपके दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया, 8 महीने जेल में रहना पड़ा, आप जमानत पर छूटे हैं, आरोप अभी हटे नहीं है, अभी केस चल रहा है, निजी खुंदक निकाल रहे हैं क्या? जमानत देते हुए ही कहा है कि क्यों जमानत दी जा रही है, क्योंकि धारा लगती नहीं थी, गलत तरीके से लगाया गया। 8 महीने में अगर एक मंत्री के दामाद को फ्रेम कर दें तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा, ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। ये 8 महीने में ही सारी जानकारी इकट्ठा की गई है और धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है। अगर कोई अन्याय आम नागरिक के साथ हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होना मेरा दायित्व है और लॉजिकल एंड तक ये लड़ाई जाएगी। आप देखिएगा अंत में क्या, जो सत्य में जैसे जैसे कर रहे थे, सत्य की जीत होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक। अब अली साहब, आप मुझे ये बताइए, अली दारूवाला, क्या ये राजनीतिक लड़ाई है या ये नशा मुक्ति, ड्रग फ्री समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है मुंबई में आज?
संदीप जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने ये जो डिबेट जो चलाया है, आज आर्यन खान को जो बेल रिजेक्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ चैट, जो उनके व्हाट्सएप के ऊपर चैट मिले हैं अनन्या पांडे जी के साथ में, क्या उसके ऊपर कोकेन और सीरियस ड्रग्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये ऑन रिकॉर्ड आया है। इसके लिए आज जज साहब ने उनका बेल को रिजर्व किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब से ये सरकार आई है संदीप जी, मैं एकदम शॉर्ट में आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए समझाता हूं। अनिल परब का कांड, अनिल देशमुख जी का कांड, यहाँ पर सचिन वाजे का कांड, यहाँ पे आप देखो एक के बाद एक इतना यहाँ पर महाराष्ट्र में ये लोग ने हाहाकार मचा रखा है। और हमारा कैबिनेट मिनिस्टर नेशनल टेलीविजन पे आके गवर्नमेंट जो काम कर रहा है अधिकारी, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मीन्स आप क्या मैसेज ये देश में भेजना चाहते हो, आप क्या प्रूव करना चाहते हो? नहीं, मैसेज क्या जाता है, ये सब चीजें अली दारूवाला साहब, मैसेज क्या जाता है जब एक आदमी जो फर्जीवाड़े के जिस पर आरोप पहले ही जो भगोड़ा है वो पंच बन जाता है, मुख्य गवाह होता है एनसीबी के दफ्तर में। मैं केपी गोसावी की बात कर रहा हूं। मनीष भानुशाली वो बीजेपी से जुड़ा हुआ, वो एक और गवाह बनता है। ऋषभ सचदेव जो आपके पार्टी के लोगों से नजदीकी जिसकी बताई जाती है, उसे हिरासत में तो लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के साथ। बिल्कुल। तो ये क्या सवाल नहीं उठाएगा? जी, हमारी पार्टी, ये कोई भी व्यक्ति अगर दोषी अगर वो पाया जाता है, तो मैं, मेरी पार्टी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ, ये किसी भी लोगों का यहाँ पे पाठराखंड समर्थन इनका हम नहीं करेंगे। अगर वो गुनहगार है, उसको शासन और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं स्थान मत का हूं। नहीं, दाल में कुछ काला दिखता है। पार्टी लीडरशिप है, केपी गोसावी मिला गवाह के तौर पर एनसीबी के दफ्तर में, वो बैठा हुआ है, उसकी गाड़ी कभी येलो गेट से कभी ग्रीन गेट से अंदर बाहर जा रही है। बिल्कुल, उसका जो है उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आज तक वो है नहीं। क्यों आया, कैसा आया, ये वापस से ये जो गवाह टर्न हो रहे और इनको लेटर्स दे रहे, ये आफ्टर थॉट जिसे कहते हैं, ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क और ये काफी बड़ा संशय ये निर्माण करता है। ये कैसा मैनेज हो रहा है, ये कैसे मैनेज हो रहा है, सवाल मतलब उठ रहे हैं। चरण सिंह सापरा, थोड़ा माफी चाहूंगा, बीच में नवाब मलिक आ गए, वक्त कम दे पाऊंगा आपको, लेकिन ये आरोपों की राजनीति, ये मुसलमान बनाम पिछड़ा वर्ग, समीर वानखड़े पिछड़े वर्ग से आते हैं, रामदास अठावले भी बीच में घुस जाते हैं, तो ये लड़ाई क्या राजनीतिक लड़ाई है या ड्रग्स एक बड़ी समस्या बनती जा रही हैं, उन पर भी हम विचार करेंगे, उस लड़ाई को साझा बनाएंगे कि नहीं? देखिए संदीप जी, सर्वप्रथम तो ये जो ड्रग्स का मामला है, इसकी निश्चित रूप से तहकीकात होनी चाहिए। और खाली यही मामला नहीं, आपने ठीक कहा कि मुंद्रा पोर्ट पर जिस तरह से 3000 किलो उतरा था या उससे पहले 25,000 किलो उतरा था, उसकी भी तहकीकात पूरी तरह से होनी चाहिए, जिसके लिए एनसीबी का जो सही काम है वो है कि बड़ा जखीरा जो है उसको पकड़ना और उसकी तहकीकात करना। लेकिन वो इन छोटे छोटे मसलों में फंस गई है। ठीक है, लेकिन अब जैसे सवाल उठ रहे हैं समीर वानखेड़े पर, जिस तरह से सवाल उठ रहे, मेरे ख्याल से वो सरकारी मुलाजिम है, उनकी जवाबदेही बनती है इस पे उत्तर देना, नंबर 1। नंबर 2, अगर विसिल ब्लोअर या कोई मुखबिर जो है, अगर विसिल ब्लोअर कोई कंप्लेन करता है तो उसके आधार पर पहले भी इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है। पर नवाब मलिक को चिट्ठी लिखता है विसिल ब्लोअर। और इस सारी चीजों में, हाँ, तो इस सारी चीज में कितने राज और कितने दाग हैं, कौन कौन दागी है, ये तो बाहर लाना पड़ेगा। और विसिल ब्लोअर ने शायद नवाब मलिक को इसलिए लिखी होगी क्योंकि नवाब मलिक इस सारे मुद्दे के अंदर किस तरह से रोज आगे आकर के कोई ना कोई चीज को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए उसका विश्वास होगा। उसका विश्वास जो अनाम अधिकारी है, जो अज्ञात अधिकारी है, उसका विश्वास अपने सिस्टम में नहीं होगा या अपने सिस्टम में कम विश्वास होगा। कितने सालों से समीर वानखड़े मुंबई में पोस्टेड रहे हैं, कस्टम्स से लेके, एक मिनट बताइए ना, कस्टम्स में भी थे, आज से थोड़ा, वर्ल्ड कप था 2011 का, ट्रॉफी नहीं आने दी थी, 35% ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, वो तो सुर्खियों में पहले भी रहे हैं। यकायक आप लोगों को इतनी परेशानी, इतनी नाराजगी क्यों होने लगी इस ऑफिसर से?
नहीं, देखिए नाराजगी की बात नहीं है। आप क्रोनोलॉजी देखिए, जिस तरह से आपने ठीक बताया कि 6 अक्टूबर को जब वीडियो रिलीज हुई कि गोसावी और वो मनीष भानुशाली जो हैं वो किस तरह से आरोपी को पकड़ के ले जा रहे हैं, फिर ये 8 आरोपियों में से 3 को छोड़ देते हैं, 9 पंचों में से एक पंच बाहर आके एफिडेविट देता है, क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी के पास जाकर के वो एफिडेविट देता है कि ये सारा फर्जीवाड़ा है, ये सारा एक्सटॉर्शन रैकेट है, इसमें ये करोड़ों की डील है, इसमें 8 करोड़ समीर वानखड़े को भी जाने थे। ये तमाम सारी डिटेल जो बताई जाती है, तो क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? आखिरी सवाल, उगाही बहुत बड़ा धंधा बन गया है क्या? इसमें स्पेशल एसआईटी होनी चाहिए। नहीं, एसआईटी में क्या निकलेगा? गृह मंत्री पर भी तो आरोप लगे उगाही के, वो पर बार रेस्टोरेंट कितने पैसे लिए जा सकते हैं, वो डिटेल हमने की थी ना डिस्कस। चरण सिंह सापरा, आप भी आए थे डिस्कशन में। तो आप कहीं 100 करोड़, कहीं 1000 करोड़ उगाही। आपने मेरी बात पूरी, हाँ बोलिए। नहीं तो आपका क्या कहना है कि इस उगाही को चलने दें? जो ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ मांग लो और 18 में डील करो, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना है, तो आप अगर इसकी इजाजत देते हैं, उगाही की लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस में, तो बीजेपी और महाविकास अघाड़ी में, तेरी उगाही मेरी उगाही। सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई की लड़ाई है कि जो अभी पत्र आया है, जो अज्ञात अधिकारी ने दिया है, 26 केस उसमें है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एनसीबी वसूली कांड तो नहीं कर रही है। ठीक है, करने के लिए हकीकत सामने आनी चाहिए, ड्रग्स फ्री इंडिया बने, उस ओर हमें एक सामूहिक लड़ाई लड़नी चाहिए और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग सच की तह तक जाना होगा, ताकि हम गर्व से कहें सत्यमेव जयते। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।